कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा नाम है किशन लाल कुमावत। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से निश्चित तौर पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। कितनी है? 6371 किलोमीटर है। तो क्या इतनी गहराई पर क्या क्या पदार्थ है, क्या हम पता लगा सकते हैं? इसको इसको पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस बारे में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा जो भी ज्ञान है ना, वो सारा का सारा ज्ञान अनुमान के आधार पर है, ठीक है, अनुमानित है और अत्यंत सीमित है। तो हम कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में किस प्रकार से जानकारी जुटाई जाती है, ठीक है। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 प्रकार के साधन होते हैं जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक अप्राकृतिक स्रोत। कौन सा? अप्राकृतिक स्रोत, जिसके अंतर्गत दबाव आ जाता है, घनत्व आ जाता है, ठीक है, और तापमान आ जाता है। दबाव, घनत्व और तापमान आता है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य या सिद्धांत या परिकल्पनाएं। ये कौन कौन से जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने कौन कौन सी संकल्पना दी है जिसके अनुसार हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लाप्लास महोदय ने पृथ्वी का केंद्र तरल बताया है, उनकी वायव्य निहारिका परिकल्पना है। उसी प्रकार चेम्बरलिन और मोल्टन ने ठोस बताया है। जेफ्रिज रिटर ने गैसीय बताया है, ठीक है। तो ये परिकल्पनाएं भी हम पढ़ेंगे। और तीसरा है प्राकृतिक साक्ष्य, जिसमें भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी घटनाएं, वो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहला, अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? घनत्व, दबाव और तापमान, 3 अप्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं घनत्व, ठीक है। घनत्व आप जानते ही होंगे कि घनत्व से क्या मतलब है, कि जैसे एक घन इकाई क्षेत्र में कितने पदार्थ भरे हुए हैं या कितना मैटर है, तो वो घनत्व होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जैसे आप धरातल के नीचे जाओगे घनत्व में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। धरातल के नीचे या पृथ्वी की गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी का जो धरातल या स्थल मंडल है, ठीक है, सतही भाग है, यहाँ पर घनत्व कम है, 2.75। कितना है? 2.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखो एक चीज़ और याद रखना, एक तो पृथ्वी का औसत घनत्व याद रखना, और ये याद रखना कि घनत्व की इकाई क्या है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। पृथ्वी का ऊपरी भाग या भूपर्पटी, जिसको या क्रस्ट कहते हैं, उसका घनत्व कम है, 2.75 ग्राम प्रति घन सेमी है। मध्य में उससे थोड़ा ज़्यादा है, 7.5 ग्राम प्रति घन सेमी, ठीक है। यानी एक घन सेमी के अंदर, ठीक है, कितना पदार्थ है? 7.5 ग्राम, ठीक है। उसी प्रकार सतह पर कितना है? 2.75। और अंदर यानी सेंटर में या क्रोड वाले भाग में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? ये लगभग 11 के आसपास है, ठीक है। इससे यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ है, ठीक है। दूसरा है दबाव। अब घनत्व कितना ज़्यादा है, देखिए जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे उस बढ़ते हुए घनत्व का कोई तो कारण होगा। जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। दबाव के बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व बढ़ रहा है लगातार, उसके मुख्य कारण अधिक दबाव का होना है। लेकिन दबाव भी एक सीमा तक की तो बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा अनलिमिटेड थोड़ी बढ़ सकता है, एक सीमा है दबाव के बढ़ने की, ठीक है। तो
दबाव पृथ्वी का अंदर का घनत्व बढ़ने का एक प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के अंदर गहराई में स्थित है, इसलिए घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, दबाव तो एक सीमा तक ही बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा घनत्व क्यों है? क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ है, जैसे निकेल और लोहा, इनका घनत्व अधिक होता है, तो ऐसे पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में है। इस कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा है तापमान। तापमान, अब पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, जबकि गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। अगर आप 32 मीटर की गहराई पर जाओगे, ठीक है, कितना, 32 मीटर की गहराई पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो दर है, ये दर सब जगह समान नहीं है। अगर आप 100 मीटर की गहराई पर जाओगे तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपको बता दिया कि यह दर समान नहीं है, और आधुनिक जो रिसर्च की गई है उसके अनुसार अगर आप 100 किलोमीटर की गहराई पर जाओगे तो 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलेगा। 400 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1500 डिग्री सेल्सियस, 700 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1900 डिग्री सेल्सियस, और 5150 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 4300 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हो गया अप्राकृतिक स्रोत। अब दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य। कौन कौन से साक्ष्य हैं? पहला है वायव्य निहारिका परिकल्पना। ठीक है, वायव्य निहारिका परिकल्पना लिख नहीं रखा तो आप सुन के ही लिख लीजिए अपने नोट्स में, वायव्य निहारिका परिकल्पना। तो ये किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। लाप्लास की वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र कैसा है? तरल है या द्रव है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखना। अभी एक और बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लाप्लास महोदय ने पृथ्वी के अंतर्दम को द्रव्य बताया है वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार। इसके बाद चेम्बरलिन और मोल्टन। कौन? चेम्बरलिन और मोल्टन। इनकी परिकल्पना याद रखना है, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? चेम्बरलिन की है और मोल्टन की है। उन्होंने पृथ्वी के अंतरतम को ठोस बताया है। चेम्बरलिन और मोल्टन ने पृथ्वी के अंतरतम को ठोस बताया है, और जेफ्रिज और रिटर ने पृथ्वी के अंतरतम को गैसीय बताया है। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? गैसीय है। और एक चौथे नंबर पर आप एक और याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने दी थी। जेम्स जीन्स ने दी थी, और उनके अनुसार पृथ्वी का केंद्र तरल है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है। तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। इनसे हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के अंदर से किन पदार्थों से बनी हुई है। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी से हमें पता चलता है कि नहीं चलता है? ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। और लावा कैसा होता है? द्रव होता है, तरल होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में कोई न कोई ऐसी परत अवश्य है जो कि कैसी है? तरल अवस्था में है। ठीक है, समझ गए? तरल अवस्था में है, तो लावा बाहर निकलता है, तरल अवस्था में निकलता है, तो इससे हमें पृथ्वी के अंदर एक ऐसी परत का पता चलता है कि जो कि तरल अवस्था में हो। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो खनिज पाए जाएंगे, अब वो लावा के साथ बाहर आएंगे तो बाहर भी तो वही खनिज होंगे ना, और हम शोध करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन कौन से खनिज लावा के अंदर है। ठीक है, लावा बाहर आकर ठंडा होता है और आग्नेय चट्टान बनती है, उसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। अब जो खनिज उस आग्नेय चट्टान में होंगे वही खनिज तो पृथ्वी के अंदर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अंदर से तो बाहर आए हैं, तो ये पता चलता है हमें। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है जिससे द्रवित लावा बाहर निकलता है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कोई न कोई परत द्रव अवश्य है। इसके अलावा लावा में जो खनिज होते हैं उनसे भी हमें पृथ्वी की गहराई में स्थित खनिजों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो लावा निकलता है ना, वो ज़्यादा गहराई से नहीं आता है, वो 400 किलोमीटर की गहराई से ही
आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें 400 किलोमीटर तक की ही जानकारी प्राप्त होती है, उससे ज़्यादा गहराई की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जबकि लावा से जो खनिज पदार्थ बाहर आते हैं उनसे हमें 400 किलोमीटर की गहराई ही पता चलती है। ठीक है, भूकंप विज्ञान से भी हमें पता चलता है। ठीक है, भूकंप की तरंगें होती है PSL, उन तरंगों से भी हमें आंतरिक भागों की गहराई की जानकारी मिलती है। इन तरंगों की गति से और इनके स्वभाव से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी मिलती है और प्रामाणिक और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब पहली तरंग है पी तरंग। तो पी तरंग, जिसको प्राइमरी तरंग भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं और संपीड़ित तरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये तरंग की विशेषता यह है कि ये तरंग ठोस द्रव दोनों अवस्थाओं में गति कर सकती है। ठीक है, हालांकि द्रव में इसकी गति थोड़ी धीमी होती है ठोस की तुलना में, लेकिन ये द्रव में भी गति करती है। ठीक है, और इन तरंगों के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो तरंगे हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि कौन सी तरंग ध्वनि तरंगों के समरूप होती है, तो पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती है। ठीक है, और इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी तरंग है एस तरंग। तुलनात्मक रूप से पी तरंग से थोड़ी धीमी गति से ये चलती है। ठीक है, और इसकी खास विशेषता है कि ये सिर्फ ठोस में ही गति कर सकती है, द्रव में ये विलुप्त हो जाती है। पूरी तरीके से ये द्रव में विलुप्त हो जाती है। समझ गए, पहले पी तरंग आती है फिर एस तरंग आती है, और एस तरंगों की विशेषता यह है कि ये ठोस में गति कर लेती है किंतु द्रव में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और इन तरंगों को हम बॉडी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, कायिक या बॉडी तरंगे भी इनको कहते हैं, और इनकी गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखना बिल्कुल, जैसे पी तरंग ध्वनि तरंगों के समान होती है, एस तरंग जो है वो प्रकाश और जल तरंग के समान होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश तरंग और जल तरंगों के समान होती है। तीसरी है एल तरंग, जो काफ़ी ज़्यादा घातक होती है, विनाशकारी होती है। ये तरंग जो है इसका संचलन सिर्फ धरातल पर ही होता है, इस कारण इन तरंगों को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, और सबसे धीमी गति से चलती है और सबसे ज़्यादा विनाश यही तरंग करती है। इन तरंगों की खोज HD लव महोदय ने की थी, इसलिए इन तरंगों को लव तरंग या रेले तरंग भी कहा जाता है। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, और अब और भी तरंगे होती है, लेकिन बाकी की तरंगों को हम भूकंप वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भूकंपीय तरंगों की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, पी तरंगों की गति ठोस में बहुत ज़्यादा होती है, द्रव में बहुत कम होती है। एस तरंगों की गति पी तरंगों की तुलनात्मक रूप से कम होती है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में, गैसीय माध्यम में अलग होगी, तरल में अलग होगी, ठोस में अलग होगी। ठीक है, और फोकस से दूरी के अनुसार भूकंपीय तरंगों की गति और प्रभाव में क्या आती है, कमी आती है। फोकस क्या होता है, देखिए जैसे ये एक सतही भाग है, अब इसके अंदर क्या हुआ, भूकंप की उत्पत्ति हुई। अब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, उसी को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और यहाँ से तरंगे, भूकंपीय तरंगे सब तरफ चलती है, और धरातल पर ये सबसे पहले जहाँ पर प्रकट होगी उस बिंदु को या उस सेंटर को क्या कहते हैं, एपी सेंटर, या हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, फोकस इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल केंद्र, और ई मतलब एपी सेंटर, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से जितना आप दूर जाओगे, फोकस से जितना दूर जाओगे वैसे वैसे भूकंप की गति और प्रभाव में कमी आती है। अगर भूकंप के पृथ्वी के किसी स्थान पर भूकंप आता है तो पृथ्वी के अन्य भागों में भी भूकंपीय तरंगे महसूस
की जाती है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसे यहाँ पर भूकंप आया तो भूकंपीय तरंगें तो सब दिशा में ही चलेगी ना, तो भूकंपीय तरंगें यहाँ भी महसूस की जाएगी, यहाँ भी महसूस की जाएगी, यहाँ भी महसूस की जाएगी, तो सब जगह भूकंप की तरंगें महसूस की जाती है। ठीक है, और पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पी तथा एस दोनों तरंगें महसूस की जाती है, लेकिन मूल से भूकंपीय मूल से 103 से 143 डिग्री के मध्य वाले भाग में ये तरंगें पूरी तरीके से अदृश्य हो जाती है। क्या मतलब है कहने का, समझिए। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर ये है भूकंप का एफ, एफ का मतलब फोकस। अब यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई, भूकंप की पी तरंग एस तरंग, पी एस यानी पी तरंग और एस तरंगे सब तरफ गति करने लगती है। समझ गए आप। लेकिन इस क्षेत्र में देखिए, ये 103 डिग्री वाला भाग है, ये भी 103 डिग्री वाला भाग है। ठीक है, अब आप इस बात को आप थोड़ा समझिएगा। थोड़ा देखिए, पी तरंग ठोस और द्रव दोनों में गति करती है, एस तरंग सिर्फ ठोस में गति करती है, द्रव में ये विलुप्त हो जाती है। अब इस भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक पी और एस दोनों तरंगे आएगी, पी तरंगे भी आएगी और एस तरंग भी आएगी, लेकिन इस वाले भाग में एस तरंग नहीं आएगी। 143 डिग्री, ये 143 डिग्री है, 143, ये भी 143। इसके बाद 143 से 180 डिग्री तक ओनली फॉर कौन सी तरंग आएगी, पी तरंग आएगी, एस तरंग नहीं आएगी। ठीक है, इसका कारण क्या है, आपको पता होगा कि एस तरंग जो है वो द्रव में गति नहीं करती है, लेकिन पी तरंग गति करती है। अब बीच में कोई द्रव भाग अवश्य होगा क्रोड के आसपास, जहाँ से एस तरंग नहीं गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ से एस तरंग यहाँ तक आएगी, फिर इसके आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द्रव है, द्रव भाग है पृथ्वी का, बाह्य क्रोड कैसी है, द्रव है, इसलिए द्रव में एस तरंग गति ही नहीं करेगी, तो इसके पीछे वाले क्षेत्र में एस तरंग पहुँचेगी कैसे, नहीं पहुँचेगी ना, तो इसलिए इस क्षेत्र को एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। और ये 143 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए दोबारा से समझिए इस चीज को। ये फोकस, यहाँ से पी एस सब तरंग चल रही है यहाँ तक, यहाँ से भी पी एस सब तरंगे जा रही है यहाँ तक, ये है 103 डिग्री, ये भी है 103 डिग्री। ठीक है, और पी तरंग, अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का आपने क्या बोलते हैं उसको, प्रकीर्णन देखा होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपनी दिशा में को थोड़ा मोड़ लेता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आप देख लीजिएगा। तो उसी प्रकार ये जो तरंग है भूकंप की तरंग है, पी तरंग पहले ठोस में आई, उसके बाद में क्रोड का बाह्य भाग द्रव है, तो द्रव में मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भूकंप की तरंगे जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा विक्षेप आ जाएगा। विक्षेप आने के बाद में, विक्षेप आने का मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो दिशा में परिवर्तन आकर के फिर वो दूसरी दिशा में प्रकट होगी, जो कि 143 डिग्री है, 143 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री मतलब कौन सा एंगल है, ये एंगल को भी समझ लीजिए एक बार आप, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ फोकस है और ये एपिसेंटर है, जानते हो। तो यहाँ से जो एंगल बनता है वही उसी की बात हो रही है, ये 103 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 143 डिग्री का एंगल है, समझ गए, दोनों दिशा में 103 143। ठीक है, तो ये कुछ छाया क्षेत्र है, तो इसको और आगे एक बार और समझ लेंगे। तो ये पी और एस तरंगे दोनों महसूस की जाती है, लेकिन भूकंपीय मूल से 103 से 143 डिग्री के मध्य वाले भाग में तरंगे अदृश्य हो जाती है, और 143 से 180 डिग्री तक पी तरंगे विक्षेपित अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती है। इस डायग्राम से आप समझ लीजिएगा, ये डायग्राम है और ये भूकंपीय मूल है, यहाँ से पी एस सब तरंगे जा रही है। ठीक है, लेकिन ये क्रोड वाला भाग है, यहाँ पर एस तरंग नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि बाहरी भाग द्रव है
अब ये कैसे पता चला बाहरी भाग द्रव है, क्योंकि एस तरंग नहीं जा रही है इसलिए हमें पता चला। और यहाँ पर सब तरफ पी एस तरंगें महसूस की जाएगी, लेकिन इसके बाद 103 डिग्री के बाद में महसूस नहीं की जाएगी। ठीक है, और इस क्षेत्र को एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ एस तरंगें पहुँचती ही नहीं है। उसके बाद ये तरंगें विक्षेपित हो जाती है, पी तरंग क्रोड में विक्षेपित होकर के 143 डिग्री पर पुनः प्रकट होती है। तो 143 से 180 डिग्री तक पी तरंग होती है, किंतु 103 से 143 डिग्री पर पी तरंग नहीं होती है, इसलिए इस क्षेत्र को पी तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ गए इतनी सी बात? ठीक है, इन चित्रों से स्पष्ट है कि पृथ्वी के अंतरतम में कोई परत ऐसी अवश्य है जो कि द्रव अवस्था में है और यहाँ से एस तरंग नहीं गुजर सकती। इस भाग को क्रोड माना गया है। ऊपर से ये क्रोड द्रव है और अंदर से कैसी है? ठोस है। तीसरा, उल्का पिंड प्राकृतिक स्रोत में ही है। उल्का पिंडों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कैसे? देखो, उल्का पिंड और पृथ्वी दोनों एक ही प्रकार के पदार्थों से बने हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हालांकि वैज्ञानिकों में मतभेद है इस मामले में। जो उल्का पिंड है वो उसी समय बने थे जिस समय पृथ्वी बनी थी। ठीक है, तो दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हैं। इन उल्का पिंडों के अध्ययन से हमें इनकी आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी हमें अनुमान मिलता है। अब दूसरे प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं दो स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, हालांकि प्राकृतिक और अप्राकृतिक यही मुख्य होते हैं, उसी का ये दूसरा रूप है। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त कराते हैं, यानी हमें दिखते हैं। जैसे ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है तो वो लावा हमें दिखता है। ठीक है, और देख करके हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप खुदाई करोगे तो खुदाई से जो खनिज, जो चट्टानें निकलेगी, ठीक है, जो पदार्थ, जो धातुएं निकलेगी, उनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो प्रत्येक स्रोत की बात कर रहे हैं जिसमें ज्वालामुखी और खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों को लिया गया है। ठीक है, अब रूस का एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र, जिसमें 12 किलोमीटर का गड्ढा किया गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा गहरा गड्ढा हमने नहीं किया है अभी तक, वही है सर्वाधिक गहराई। 12 किलोमीटर का गड्ढा किया है, जिससे हमें 12 किलोमीटर की गहराई की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्रत्येक स्रोत ये है। ठीक है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी के अंतरतम भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे भूकंपीय तरंगे हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गए, उल्कापिंड, तापमान, दबाव, घनत्व, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, डायरेक्ट हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है इनसे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। तो इस वीडियो को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक अगला भाग भी है कि आधुनिक जो विद्वान है या अभिनव मत है, उसके अनुसार पृथ्वी के वाकई में जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है, किस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है और पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं। हमने ये नहीं जाना कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, हमने तो बस साक्ष्यों को देखा है इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगली वीडियो से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें भूपर्पटी, मेंटल क्रोड के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।